बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। लास्ट क्लास में हम लोग मोलारिटी ऑफ मिक्सचर देख रहे थे ना, तो लास्ट वहीं के पे किए थे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इसमें बताए कि दो सॉल्यूशन दिया रहेगा या तीन भी हो सकता है, और वो सॉल्यूशन का मोलारिटी और वॉल्यूम भी दिया रहेगा, दूसरे का भी मोलारिटी एंड वॉल्यूम भी दिया रहेगा। ठीक है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्सचर का जो मोलारिटी होगा वो क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये मोलारिटी का। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे N से। मोलारिटी के लिए हम लोग देखे थे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, और मोलारिटी में बोले थे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसी को हम लोग बोलेंगे मोलारिटी। लेकिन नॉर्मलिटी क्या है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये तो वॉल्यूम वही रहेगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का है, ग्राम इक्विवेलेंट, बस यही हो जाएगा इसका डिफिनेशन। डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in 1 liter solution is called normality। मतलब जो मोलारिटी में था सारा चीज वही होगा, वॉल्यूम भी वही है ना, लेकिन मोल के जगह क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, बस यही डिफरेंस है नॉर्मलिटी में। मतलब नॉर्मलिटी को बोलेंगे नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया। मोलारिटी में क्या था, मोल बाय वॉल्यूम, इसमें क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, बस यही फर्क है। तो यहां पे टर्म समझेंगे, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, और एक होगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ग्राम है तो ग्राम के चलते वेट इन ग्राम, और एटम है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। यहाँ ग्राम है तो वेट इन ग्राम, और मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के चलते मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे क्या टर्म आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट, मीन्स ग्राम के चलते क्या होगा, वेट इन ग्राम, और इक्विवेलेंट बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। मतलब नॉर्मलिटी को N लिखेंगे और ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग ये फॉर्मूला डालेंगे, चूंकि सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वेट बाय इक्विवेलेंट मास।
वेट बाय इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर वॉल्यूम ml में दिया रहेगा तो नॉर्मलिटी हमारा, ये तो लीटर में है, ml में दिया रहेगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो WA बाई ई इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन ml, ये फॉर्मूला। मोलरिटी में जो भी न्यूमेरिकल बनाए थे, अगर हम मोलरिटी का फॉर्मूला बगल में लिख दें तो सारा चीज सेम होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। तो देखो सारा चीज सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास के जगह इक्विवेलेंट मास रख देंगे तो वही हमारा नॉर्मलिटी होगा। मतलब इक्विवेलेंट मास सिर्फ हम लोग सीख जाएंगे, ऐसे 11th में तो हम लोग पढ़े थे, लेकिन शॉर्टकट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो बस इक्विवेलेंट मास सीख जाएंगे तो नॉर्मलिटी इजी बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास के लिए बताए थे, इक्विवेलेंट मास अगर एसिड रहे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, तो कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूलर मास बाय एसिड है तो बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+। जैसे हमको लिखना है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 98 होगा, और यहां पे क्या होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 2 यानी 49। मतलब अब जो न्यूमेरिकल बनाएंगे, मोलरिटी में 98 लेते थे, नॉर्मलिटी में क्या लेंगे, 49 लेंगे। ठीक है। अगर इसी तरह से इक्विवेलेंट मास HCl तो क्या होगा, 36.5 बाई 1, क्योंकि इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, 36.5। मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है वही इक्विवेलेंट मास है, यानी इस HCl के केस में, बेसिसिटी 1 वाले केस में जितना मोलरिटी होगा वही नॉर्मलिटी हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो पहले भी हम लोग बोले थे गंदा एसिड ना, गंदा एसिड, उसका बेसिसिटी अलग अलग होता है। जैसे ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में इसमें बताए थे कि बेसिसिटी निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओ एटम -1, मतलब H3PO4, H3PO3 और H3PO2। हालांकि इसमें क्या दिख रहा है कि 333 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, दैट मीन बेसिसिटी 33 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या है जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में होता नहीं है, इसलिए इसका टर्म हम लोग दे दिया गंदा एसिड। यानी स्टूडेंट को हमेशा धोखा देता है ना। तो अगर बेसिसिटी निकालना चाहे, इसमें बेसिसिटी अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन क्या 4 है, तो 4 - 1, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसमें अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास बाई 3 करना होगा, और इसमें 3 - 1 मतलब 2, मतलब इसमें इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो m/2 करना होगा, और इसमें 2 - 1 1 होगा, यानी इक्विवेलेंट मास m/1। तो इसमें ध्यान देना इक्विवेलेंट मास निकालने में, मोलरिटी नॉर्मलिटी निकालने में भी ये चीज होगा। एक और इसमें याद रख लेना, अगर ऑक्सैलिक एसिड बोलता है, ऑक्सैलिक एसिड मतलब क्या हो गया, COH और COH, तो इसमें सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड बोला है, तो इसमें इक्विवेलेंट मास हम लोग जो मॉलिक्यूलर मास और यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है तो m/2 होगा। लेकिन इसी को बोलेगा क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड,
क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, मतलब COOH डॉट 2H2O, मॉलिक्यूलर मास चेंज कर जाएगा, तो यानी इक्विवेलेंट मास बराबर, यहाँ भी m/2 होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास सभी का, इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर है, यानी 36 भी ऐड हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो ये इतना इक्विवेलेंट मास निकालने में याद रख लेना। इसी तरह से अगर बेस का बात करेंगे, बेस, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, तो क्या करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी, और एसिडिटी में हम लोग नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन देखते हैं, जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH होल 2, तो ये हो जाएगा 74, और 2 OH रिप्लेसेबल है तो 2, तो क्या हो जाएगा 37। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH हो गया तो क्या होगा, आप 40 डिवाइडेड बाय 1, यानी इसका भी मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों इक्वल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों सेम हो जाएगा, तो बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। एसिड में मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, और बेस में मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। इसी तरह सॉल्ट का अगर हम बात करेंगे, सॉल्ट, तो सॉल्ट में मॉलिक्यूलर मास तो नहीं बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे, फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl लिखना है, तो जो भी मॉलिक्यूलर मास 58.5, 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या होगा 1। लेकिन अगर कोई भी ऑक्साइड वगैरह भी है, जैसे Al2O3 अगर आ जाता है, या Al2SO4 होल 3 आ जाता है, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, और इसमें देखो एक एल्युमिनियम में 3 प्लस होता है, तो 2 एल्युमिनियम है, तो टोटल पॉजिटिव 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6। या SO4 में क्या होगा, 2 माइनस, तो 3 SO4 में क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें सॉल्ट वाले में बोलेंगे टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव। तो ये हम लोग 11th में ये सब देख चुके हैं, इसे एक से रिवीजन के लिए। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड नंबर ऑफ एटम्स। और उसमें तुम लोगों को बताए थे KMnO4 का, KMnO4 का अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, जैसे KMnO4 चेंज हो जाएगा MnSO4 में, MnSO4 ये एसिडिक मीडियम, और KMnO4 MnO2 में चेंज हो जाएगा, ये न्यूट्रल मीडियम, और KMnO4 चेंज हो जाएगा K2MnO4 में, ये बेसिक मीडियम में। मतलब इसमें +7 +7 +7 आ गया, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +6, तो चेंज कितना का हुआ है, 5 का हुआ है। और एक Mn है इसलिए इंटू 1 कर देंगे, मतलब 5, और इसमें भी क्या होगा, 3 का आया है, और इसमें कितना का, 1 का आया है। तो इक्विवेलेंट मास जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास बाय 5, मतलब 158/5 आएगा, और इसका इक्विवेलेंट मास m/3 आएगा, 158/3,
और इसका इक्विवेलेंट मास m/1 मतलब 158/1। तो इक्विवेलेंट मास इस तरह से याद रखेंगे, एसिड के लिए मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी, बेस के लिए मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी, सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास को, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और खासकर MnO4 वाला कि MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट वाला याद रखेंगे कि एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम में मीडियम टू मीडियम इसका इक्विवेलेंट मास वेरी करता है, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसमें वेरी करेगा। एसिडिक मीडियम में m/5, न्यूट्रल मीडियम में m/3 और बेसिक मीडियम में m होगा। अब आ जाते हैं नॉर्मलिटी में। तो नॉर्मलिटी का वही फॉर्मूला होगा जो मतलब सिर्फ चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है, इक्विवेलेंट मास जो हमारा मोलरिटी में था। इसमें भी याद रखेंगे कि परसेंट मास बाय वॉल्यूम अगर दिया रहेगा तो हम लोग के लिए फॉर्मूला जो मोलरिटी में था परसेंट मास बाय वॉल्यूम इंटू 10, वहाँ मॉलिक्यूलर मास था, यहाँ इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। और अगर परसेंट बाय मास दिया रहे और साथ में डेंसिटी दिया रहेगा तो इसके लिए नॉर्मलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, परसेंट W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय वहाँ मॉलिक्यूलर मास था, यहाँ इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। और नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन भी यही होगा, नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 जो मोलरिटी में देखे थे। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड VW जो होगा दैट इज V2 माइनस V1, सारा चीज वही होगा, सिर्फ नॉर्मलिटी में मॉलिक्यूलर मास के जगह इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह से निकाल सकते हो, और नहीं तो क्या होगा, मोलरिटी ही निकाल लो और एक लाइन में उसको कन्वर्ट कर दो नॉर्मलिटी में। तो उसके लिए हम लोग एक रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। मतलब मोलरिटी दिया रहेगा तो डायरेक्ट नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो डायरेक्ट मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी का आप फॉर्मूला लिखेंगे तो वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, दिस इज इक्वेशन 1। वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, इक्वेशन 1। और मोलरिटी जो देखेंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय V, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 कर देंगे। 1 में क्या है, नॉर्मलिटी, मोलरिटी। अब इसमें क्या है, 1000/V कैंसिल, WA कैंसिल, मॉलिक्यूलर मास ऊपर जाएगा, इक्विवेलेंट मास नीचे आएगा। तो यहां पे ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास का रेशियो को बोलते हैं वैलेंस फैक्टर। क्या बोलेंगे, वैलेंस फैक्टर। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे F से, यानी नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। बस यही फॉर्मूला को याद रखेंगे,
मोलरिटी जो लास्ट क्लास में देखे थे उस मेथड से निकाल लेना है और उसके बाद डायरेक्ट नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो एफ है, एफ जो है वो उसको बोलेंगे वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर। और वैलेंस फैक्टर क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। वैलेंस फैक्टर जो है ये रेशियो है मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास का रेशियो है। मतलब अगर H2SO4 का अगर हमको वैलेंस फैक्टर निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास तो 98 और इक्विवेलेंट मास 49, तो क्या होगा? 2 आ जाएगा। तो हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास निकालना होगा, तो बेकार है ये सब, इस मेथड से हम लोग नहीं देखेंगे। बहुत सिंपल सा, देखो हाइड्रोजन में कितना है? 2 हाइड्रोजन है H2SO4, यही इसका वैलेंसी हो जाएगा। यानी वैलेंस फैक्टर के लिए सीधा सीधे देखना कितना H प्लस है, कितना OH माइनस है और कितना पॉजिटिव या नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो बहुत इजी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 0.3 mH2SO4 है, अब इसका नॉर्मलिटी क्या होगा ये पूछेगा। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। मोलरिटी क्या है इसका? 0.3 है और चूंकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है तो क्या करेंगे? इंटू 2, तो हो जाएगा 0.6। 0.6। अगर इसी तरह से देखते हैं 0.3 NH3PO4 है तो इसका मोलरिटी क्या होगा? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो यहां पे मोलरिटी निकालना है तो नॉर्मलिटी बाय वैलेंस फैक्टर। तो क्या हो जाएगा? चूंकि ये 4 - 1 बेसिसिटी 3 हो जाएगा, यानी 0.3/3 मतलब 0.1 होगा। या अगर देख लो 0.2 mH3PO3 या PO2 दे दिए, अब इसका नॉर्मलिटी क्या होगा? तो ये वैलेंस फैक्टर इसका क्या होगा? 2 - 1 1 हो जाएगा, मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो क्या हो जाएगा? मोलरिटी 0.2 वैलेंस फैक्टर 1 यानी 0.2। तो सबसे इजी मेथड है ना। तो मोलरिटी लास्ट क्लास वाले कॉन्सेप्ट से बना लेंगे और डायरेक्ट हम उसको कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मलिटी में। ये नॉर्मलिटी है। अब कुछ और नॉर्मलिटी का टाइप देखेंगे। खासकर एक क्वेश्चन इस तरह का बहुत कॉमन है, 10 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2, और इसका बोल देगा या तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोलेगा या मोलरिटी निकालने के लिए बोलेगा या परसेंट कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोलेगा, मास बाय वॉल्यूम। तो ये 10 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है उसका बात करेंगे। यानी ये स्पेशल केस है
H2O2 के लिए। और ये जो 10 वॉल्यूम है इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और ये सिर्फ और सिर्फ यूज होगा इन केस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम लोग हेडिंग दे सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। H2O2 तो हम लोग बोलेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 is also expressed in volume strength। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसी को बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ मीन जैसे दिया रहेगा 10 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2, 15 वॉल्यूम H2O2 या 20 वॉल्यूम H2O2। अब 10 वॉल्यूम को लेकर चलेंगे, इसी का नॉर्मलिटी, मोलरिटी और परसेंट कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो देख लो 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है। इसका यही मतलब है कि H2O2 को डिकम्पोज करोगे ना तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो हमेशा याद रख लेना 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब, 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब जो होगा उसमें क्या होगा कि 1 ml H2O2 को डिकम्पोज करेंगे तो 10 ml O2 प्रोड्यूस होगा 8 STP, 8 STP। या अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, 1 ml H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 15 ml O2 8 STP। या 20 वॉल्यूम होगा तो ये 1 ml H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 20 ml O2 8 STP। मतलब वॉल्यूम ऑफ H2O2 जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 ml होगा। यानी अगर हम इसका नॉर्मलिटी निकालना चाहेंगे, नॉर्मलिटी तो क्या होगा, वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग क्या बोले कि 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है कि 1 ml ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 10 ml ऑफ O2 at STP। मतलब मीन्स 1 ml of H2O2 on decomposition gives 10 ml O2 at STP। तो यहां पे देखो ये 10 ml जो है ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, और हम नॉर्मलिटी H2O2 का निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम H2O2 का ना लेंगे, तो H2O2 का तो हमें यहां पे कितना लेना पड़ेगा, 1 ml। और इक्विवेलेंट मास याद रख लेना, H2O2 है, अब दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास 34 डिवाइडेड बाय 2 यानी 17 हो जाएगा। तो नीचे क्या होगा, इक्विवेलेंट मास 17। अब सिर्फ हमको जानना है वेट ऑफ H2O2। तो यहां पे ये डायलॉग जो है ना इसी से निकलेगा मास। जैसे रिएक्शन लिख रहे हैं 2H2O2 और यहां 2H2O प्लस O2, मतलब इसका मास निकालना है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है इससे। तो बस इसका मास क्या है देखो, तो रिएक्शन में 2 मोल मतलब 1 मोल का क्या हो गया 34 ग्राम, तो 2 मोल है तो क्या होगा 68 ग्राम। और ये 1 मोल O2 है मतलब 22400 ml STP पे 1 मोल वॉल्यूम का, यही ना। अब ये रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि 22400 ml O2 is produced by the decomposition of 68 ग्राम H2O2। तो 10 ml O2 प्रोड्यूस होगा, कितना ग्राम ये डिकम्पोज करेगा। तो जिसको निकालना उसको राइट साइड पे रखते, मतलब 22400 ml O2 produced by the decomposition of 68 ग्राम
H2O2। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना ml प्रोड्यूस हो रहा है, 10 ml। तो 10 ml में कितना मास डिकम्पोज होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 68/22400 इंटू 10, ये कट जाएगा, मतलब 68/2240। तो यहाँ पे 68/2240। तो फाइनली मास ये कल क्या आएगा, 1.78 के अप्रोक्स, 1.78। एक बार देख लो फिर से। हाँ, 1.78। देखो एक बार फिर से, ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं। मतलब 10 वॉल्यूम जो है ना, 10 वॉल्यूम H2O2 जो है, इसका हमको निकालना है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी 10 वॉल्यूम H2O2 का नॉर्मलिटी निकालना है। तो यहाँ पे देख लो, नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला वेट बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम, यही है फॉर्मूला। अब देखो, इक्विवेलेंट मास H2O2 का तो पता है, मॉलिक्यूलर मास 34 और 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो 17 हो गया। तो यहाँ 17 हो गया, इधर 1000 हो गया। अब दो ही चीज तो चाहिए हमको, वेट और वॉल्यूम। तो 10 ml का मतलब ही होता है कि H2O2 डिकम्पोज करके O2 देगा, मतलब 1 ml H2O2 डिकम्पोज करके 10 ml O2 देगा। तो अब देख लो, वॉल्यूम ऑफ H2O2 क्या हो गया, 1 ml। तो ये 1 ml। अब शेर पर शेर जानना है हमको कि वेट H2O2 का कितना होगा। तो जरा से ये देख रहे हो ना, कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, 10 ml। तो हमको यही निकालना है कि 10 ml जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो ये कितना ग्राम डिकम्पोज होगा। तो ये तो इसके लिए तो रिएक्शन ही लिखना होगा। तो रिएक्शन अगर लिखेंगे तो रिएक्शन कह रहा है, देख लो, ये रिएक्शन है 2H2O प्लस O2। ये 1 मोल है, एसटीपी में 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, यानी 22400 ml, 22400 ml। और इसका मास देखो तो दो H2O2 है, एक का 34 होता है, तो दो का क्या होगा, 68 ग्राम। तो ये रिएक्शन बोल रहा है कि जब 68 ग्राम हो रहा है ऑक्सीजन, 68 ग्राम H2O2 डिकम्पोज कर रहा है, तो इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए 68 ग्राम H2O2 को डिकम्पोज करना होगा। तो हमको 10 ml प्रोड्यूस कराने के लिए ये कितना होगा वो देखना है। तो क्या करेंगे, तो इसी को बोलेंगे कि 22400 ml O2 प्रोड्यूस हो रहा है, कितना डिकम्पोज हो रहा है H2O2, 68 ग्राम H2O2 जब डिकम्पोज हो रहा है। तो 10 ml में कितना ग्राम होगा, तो 10 ml O2 प्रोड्यूस होने के लिए 68/22400 इंटू ये हो जाएगा 10, यानी ये काट देंगे तो 68/2240 ग्राम हो जाएगा, यानी 68/2240, और यही आंसर 78। अच्छा, 68 ग्राम कहां से आया, तो यहां पे देख लो H2O2 का मोलिकुलर मास, तो इसका मोलिकुलर मास क्या हो गया, 34, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, तो ऑक्सीजन का 32 हो गया, दो हाइड्रोजन 34 हो गया, यही 2 मोल है, तो 2 मोल का क्या होगा, 68 ग्राम होगा।
तो देख लो, इतना सारा भाषणबाजी किए, तुम लोग को भी समझने में प्रॉब्लम, हमको भी बोलने में प्रॉब्लम। तो देख लो, बहुत सिंपल में ये बनेगा। इसके लिए महाकाला जादू देख लो, महाकाला जादू। अब पूरा बोर्ड भर गया था न्यूमेरिकल बनाने के लिए, लेकिन अभी देखो नॉर्मलिटी निकालना है, कुछ नहीं करना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना था, 10 था, डिवाइडेड बाय 5.6 दैट इज 1.78। यही आंसर होगा। क्लियर ना? तो जब भी ये फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब जब नॉर्मलिटी निकल गया, देख लो, नॉर्मलिटी जब निकल गया तो मोलरिटी निकालना है। तो हम लोग के पास है ना नॉर्मलिटी, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो क्या करेंगे, मोलरिटी निकालना है तो हो जाएगा नॉर्मलिटी बाय वैलेंस फैक्टर। इसका क्या होगा, H2O2 है ना, तो H2O2 तो 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मतलब 1.78 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 0.289। तो नॉर्मलिटी भी निकल गया, मोलरिटी भी निकल गया, और बोलेगा कि 10 वॉल्यूम H2O2 का, 10 वॉल्यूम H2O2 का परसेंट। अच्छा, इसको अलग से बता दे रहे हैं। तो हमेशा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का याद रख लेना। इसमें क्या होगा, नॉर्मलिटी निकालने के लिए देगा, मोलरिटी निकालने के लिए देगा, और कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम निकालने के लिए देगा। तो इसका भी एक जादू वाला फॉर्मूला बताए थे कल कि नॉर्मलिटी जब निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंट W/V इंटू 10 बाय, वहाँ मोलिकुलर मास था, यहाँ इक्विवेलेंट मास। और चूंकि H2O2 का निकाल रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, 17। तो यही चीज निकालना है। तो परसेंट W/V इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 17/10। और अभी हम लोग 10 वॉल्यूम का परसेंट निकालने जा रहे हैं। 10 वॉल्यूम H2O2 का परसेंट कंसंट्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो याद रख लेना, 10 वॉल्यूम H2O2 का अभी नॉर्मलिटी कितना आया था, 1.78। तो नॉर्मलिटी आ जाएगा 1.78, और ये नॉर्मलिटी 1.78 इंटू ये 17 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 3.03%। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 ना, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब देखो, अब नॉर्मलिटी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देता है, न्यूट्रलाइजेशन वाला, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, उसको भी समझेंगे। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा बस यही छोटा सा फॉर्मूला से बनाएंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2। क्वेश्चन में एक डायलॉग रहेगा एसिड के बारे में और दूसरा डायलॉग रहेगा बेस के बारे में। तो एक का N1V1 एसिड को बोलेंगे और दूसरे को N2V2 बेस का बोलेंगे। कुछ भी होगा यही फॉर्मूला से बनाएंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन हम दिखाते हैं। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ
0.1 N मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। requires 15 cubic centimeter of sodium hydroxide solution, sodium hydroxide solution whose normality is, whose normality is। तो देख लो, ये एसिड के बारे में बोला है, मतलब ये एसिड का है, एसिड का है, और ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH जो है वो बेस है, और इसका वॉल्यूम दिया है, और इसी का बेस का ही नॉर्मलिटी पूछा है। अब मोनोबेसिक एसिड मतलब जिसका बेसिसिटी 1 हो, HCl भी हो सकता है इसमें। तो क्या करेंगे, एक हम लोग N1V1 ये एसिड का मान लेंगे, दैट इज इक्वल टू N2V2 ये बेस का मान लेंगे। तो N1V1, तो ये N1 हो गया 0.1, V1 हो गया तुम्हारा 10, N2 निकालना है इसका, अब V2 दिया है 15, मतलब N2 इक्वल टू 0.1 इंटू 10/15, मतलब 1/15। तो ये तो सिंपल है। अब इसी में थोड़ा सा घुमा देगा तो भी हम लोग जबरदस्ती यही फॉर्मूला को यूज करेंगे। 0.36 ठीक है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन सारा नोट्स में दे दिए। क्वेश्चन है 35.4 ml of HCl is required, of HCl is required for the neutralization of, for the neutralization of a solution containing 0.275 gram of NaOH. The normality of HCl is, the normality of HCl is, तो यहाँ पे भी एसिड और बेस के बारे में बात किया। HCl और NaOH मतलब ये भी न्यूट्रलाइजेशन का है, इसे भी न्यूट्रलाइजेशन तो लिख ही दिया है। तो हमारा वही फार्मूला होगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 इक्वल टू N2V2। अब सुनो, HCl का ये दिया हुआ है, HCl का वॉल्यूम दिया हुआ है और बोला नॉर्मलिटी ऑफ HCl क्या होगा। तो चलो इसका नॉर्मलिटी मान लेते N1, अब वॉल्यूम दिया हुआ है तुम्हारे N मान लेते हैं। चलो इस वॉल्यूम दिया, ये HCl का मान लिए और ये NaOH का मान लिए। वॉल्यूम कितना दिया है 35.4। अब देखो NaOH का ना तो नॉर्मलिटी दिखाई दे रहा है ना ही वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ना नॉर्मलिटी ना वॉल्यूम, दोनों में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ये मास दिया हुआ है। तो सुनो, हम लोग क्या करेंगे, ये N2 को जोर से देखेंगे। अब तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, हमको तो दिखाई दे रहा है, इसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, वेट
बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1000। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम आएगा ना, और यहाँ V2 है, तो याद रख लेना जो वॉल्यूम यहाँ होगा वही वॉल्यूम यहाँ, या जो वॉल्यूम यहाँ मतलब कट जाएगा ये। तो अब देखो n इंटू 35.4 और वेट दे दिया है कितना 0.275, और इक्विवेलेंट मास NaOH का निकालेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास 40 और 1 रिप्लेसेबल OH, तो क्या होगा 40, तो ये 40 हो जाएगा और इंटू ये 1000 हो जाएगा, और नॉर्मलिटी निकालना है 0.275 बाय 40 इंटू 1000 बाय 35.4। तो जो भी न्यूट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा यही फॉर्मूला से बनाएंगे। अब एक और थोड़ा डिजाइन चेंज किया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें क्वेश्चन नहीं लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl required to neutralize 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH। तो यहां पे देखो फॉर्मूला तो वही है, चाहे कुछ भी दिया रहे हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये HCl के लिए हो गया और ये NaOH के लिए हो गया। अब इसका HCl का वेट निकालना है, तो चलो इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो WA बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाय, और याद रख लेना जो वॉल्यूम यहाँ वही वॉल्यूम यहाँ, कट जाना है। और इसका भी क्या करेंगे, WA बाय E इंटू 1000 बाय ये V2, और ये क्या होगा V2, ये कट गया, ये भी कट गया, 1000 भी कट गया। तो इसका क्या होगा, वेट निकालना है, और HCl का इक्विवेलेंट मास होता है कितना 36.5 डिवाइडेड बाय 1, यानी 36.5 होगा, और इज इक्वल टू इसका वेट दिया है 4 ग्राम, इक्विवेलेंट मास 40, मतलब WA इक्वल टू हो गया ये 1/10 हो गया, यानी 3.65 ग्राम, 3.65 ग्राम। हाँ, पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसका 0.19 ही होगा, या पूरा बोल सकते 0.194। अब नॉर्मलिटी का एक और टाइप देखेंगे, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर तो इसमें 3 केस याद रख लेना, दोनों एक ही जात का होगा, मतलब एसिड एसिड,
दूसरा क्या होगा, इसमें भी दोनों एक ही जात का होगा, बेस बेस। और थर्ड केस में जो होगा वो दोनों अलग अलग जात का होगा, मतलब एक एसिड होगा और एक बेस। 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो अगर एसिड एसिड हो, बेस बेस हो, तो देख लो N1V1 इसका दिया रहेगा, N2V2 दिया रहेगा, यानी दोनों सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम सभी के केस में दिया रहेगा। इसमें भी N1V1 मान लो, इसका N2V2 मान लो, इसमें भी N1V1 और इसमें भी N2V2 मान लेते हैं। तो ये दोनों मिल जाएगा, मिला देंगे तो क्या होगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मिक्सचर का, तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यानी दोनों एक ही जात का इसलिए जोड़ दिए। ये भी दोनों एक ही जात का है, दोनों को मिला देंगे तो मिक्सचर का जो नॉर्मलिटी होगा N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ये भी एक ही जात का है, लेकिन ये दोनों अलग अलग जात का है। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा, मतलब N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। वॉल्यूम माइनस नहीं होगा, क्योंकि एक गिलास डालेंगे तो 2 गिलास ही होगा ना, इसमें वॉल्यूम को नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसमें याद रख लेना, दोनों में जो बड़ा होगा उसी को पहले लिखेंगे, प्लस माइनस का भी लड़ाई नहीं है, नहीं तो माइनस ला के बैठे रहोगे, ठीक है। तो ये 3 तरह का हो गया। या इसी में अगर तीनों एसिड रहेगा तो क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। लेकिन अगर मान लो ये एसिड रहा, ये भी एसिड है, लेकिन एक बेस है, एक एसिड है, 2 एसिड है, एक बेस है। मान लो इसका N1V1 N2V2 और N3V3 तीनों को मिला देते हैं, तो कॉमन सेंस, दोनों एक ही जात का है, जुड़ जाएगा, वो अलग जात का माइनस में होगा, मतलब इसका जो नॉर्मलिटी होगा N1V1 प्लस N2V2 माइनस हो जाएगा N3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। और एक चीज ध्यान देना, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अगर इसका वॉल्यूम 10 ml है और इसका 30 ml है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 ml हो जाएगा, यानी इसकी जगह 40 ml लेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि दोनों सॉल्यूशन को मिला दिए, 10 ml वाला 30, और वॉल्यूम को बना देंगे 1 लीटर, तो वहां पे फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर बनाना होगा, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पानी उन्हें मिलाया होगा और उसमें वॉल्यूम 100 कर दिया होगा, 1000 ml। इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 5 ml ऑफ 1 NaCl, 20 ml ऑफ N/2 H2SO4 and 30 ml of N/3 HNO3 are mixed and volume made to 1 liter
to 1 liter. The normality of resulting solution is, the normality of resulting solution is, मतलब यहाँ पे 3 सॉल्यूशन है, एक HCl है, एक HNO3 H2SO4 है और एक तुम्हारा क्या है HNO3। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑल आर एसिड्स ना, मतलब तीनों एक ही जात का है। अब इसका नॉर्मलिटी दिया है 1, अब वॉल्यूम दे दिया है 5 ml ml ml, और इसका दे दिया है 1/2 और वॉल्यूम दे दिया है 20 ml, और इसका नॉर्मलिटी जो है वो है 1/3 और वॉल्यूम जो है तुम्हारा V3, ये तुम्हारा हो गया 30 ml। अब इसको मिला दिए, अब मिलाने के बाद बोल रहा है वॉल्यूम को 1 लीटर बना दिए, मिक्सचर का वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो इसका नॉर्मलिटी क्या होगा यही पूछ रहा है, तो वही फार्मूला N = N1V1 + N2V2, चूँकि सभी एक जात के हैं, N3V3/V मतलब 1 × 5 + 1/2 × 20 + 1/3 × 30 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 25/1000। 0.025 0.025। एक चीज और देख लो इसमें, नॉर्मलिटी ऑफ इंडिविजुअल इन द मिक्सचर। इसमें इस तरह का क्वेश्चन देता है, देख लो, बोल देगा एक सॉल्यूशन है HCl, दूसरा है HNO3 और तीसरा है H2SO4, और तीनों को हम मिक्स कर दिए। अब ये मिक्सचर बन गया। अब पहली बात है कि तीनों एसिड है तो आपस में तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो मिक्सचर के अंदर HCl का क्या होगा नॉर्मलिटी, या HNO3 का क्या होगा, H2SO4 का क्या होगा, ये मिक्सचर में ये निकालेंगे। इसका दिया रहेगा N1V1, इसका दिया रहेगा N2V2, इसका दिया रहेगा N3V3, और इसका जो मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया V1 + V2 + V3। तो याद रखना बहुत सिंपल, अगर हमको नॉर्मलिटी ऑफ HCl इन द मिक्सचर का बात करें, इसके अंदर HCl मिला चुके हैं, सभी चीज को मिला दिए, तीनों एसिड को मिला दिए हैं। अब मिक्सचर में HCl का नॉर्मलिटी क्या होगा, तो पहले HCl का क्या था N1V1 था, डिवाइडेड बाय पूरा वॉल्यूम कर V1 + V2 V3। तब तो पता चल ही गया होगा कि HNO3 का क्या होगा, HNO3 का होगा N2V2/V1 + V2 + V3, और थर्ड में जो होगा H2SO4 का N3V3/V1 + V2 + V3। इसको नोट कर लो, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है, जरा सा नोट कर लो 2 मिनट में।
नॉर्मालिटी। अब देखेंगे मोलालिटी। मोलालिटी मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉर्मलिटी, मोलारिटी और मोलालिटी, अगर मोलारिटी से कंपेयर करेंगे मोलालिटी को, तो बेसिक डिफरेंस यही है कि मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन मोलालिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे केजी में। जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। तो मोलारिटी में क्या बोले थे? मोलारिटी में बोले थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। अब मोलालिटी में क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं लेंगे, क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे, और वो भी लेंगे हम लोग 1 kg, और यहां मोल ही ले लेंगे। बस यही फर्क है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलालिटी। मतलब द नंबर ऑफ moles of solute dissolve in 1 kg solvent. 1 kg solvent is called मोलालिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। तो यहां पे ध्यान दो कि मोलालिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है। सिर्फ वॉल्यूम के जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है। मतलब ये वॉल्यूम ना लेकर के हम वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे, तो यही हमारा क्या होगा? मोलालिटी होगा। और एक चीज ध्यान दो, ये फार्मूला में कहीं पे भी वॉल्यूम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। और जब वॉल्यूम नहीं है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमेशा याद रख लेना, मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसके फार्मूला पे वॉल्यूम टर्म नहीं आता है ना। यानी हम लोग मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछता है तो लास्ट क्लास में भी एक साथ बताए थे कि 2 टर्म, एक मोलालिटी और एक मोल फ्रैक्शन, दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, और वो पूछता है। यानी मोलालिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखे मोलालिटी का, तो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलालिटी को स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अगर WB अगर ग्राम में दिया रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, केजी में चेंज हो जाएगा। तो जरा सजा के फॉर्मूला लिखेंगे, तो MA इंटू 1000 बाय WB। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे मोलालिटी से। नेक्स्ट क्लास में सारा कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएगा, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है।